हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के ये पीवाईक्यू डेली पीवाईक्यू का सेशन नंबर 29 होने वाला है। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये सेशन किससे रिलेटेड है, किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं उसके बारे में। तो ये सेशन हमारा एमएससी जूलॉजी या फिर CSIR नेट लाइफ साइंस का अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उस सेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम पीवाईक्यू डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी डे हम डिस्कस करते हैं और आपको ये मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाती है। साथ ही साथ हम डिफरेंट वीक में डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे इस वीक हमारा एनिमल फिजियोलॉजी चल रहा, लास्ट वीक हमारा बायोकेमिस्ट्री था, उसके पहले इकोलॉजी था, इवोल्यूशन था और उसके पहले इंस्ट्रूमेंटेशन था। तो आज के इस वीडियो में हम एनिमल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का चल रहा है तो उससे रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डेली 6+ क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू को हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपके एक पैटर्न पता चल पाता है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, जिनमें हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और टाइम सेविंग टिप्स को देखते हुए चलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर जो पीवाईक्यू शो होंगे उनके आंसर आप दीजिएगा और आप अपने आंसर को देखिएगा कि आप कितने हद तक सही होते हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें कि पहले कह दिया है कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन, वाउंड हीलिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन एंड फ्रॉम प्लांट वेस्ट फूड्स। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि आपका वाउंड हीलिंग में यूज़ होता है, यानी अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो सबसे पहले वाउंड हीलिंग करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। आपका एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का करवाता है, ये आपका नॉन हीम आयरन का करवाता है, एब्जॉर्प्शन आपका करवाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ प्लांट वेस्ड जो फूड होते हैं, जैसे कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कैबेज हो गया और आपका ब्रोकली हो गया, गाजर हो गया, कैरेट हो गया, इन सब चीज़ों का जो प्लांट वेस्ट फूड है उनका एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विटामिन ए पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है। तो विटामिन ए आपको पता है कि ये आपका किस चीज़ में, ये आई की शार्पनेस में यूज़ होता है, आई के लिए यूज़ होता है, जो कि आपका विटामिन ए किस लिए, आई पावर को आपको बढ़ाने के लिए यूज़ होता है और रॉड एंड कोन्स में एक्ट करता है। तो इस हिसाब से तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करें तो विटामिन सी की यहाँ कह रहा है। तो विटामिन सी को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये इसके पहले डिफिशियंसी जान ले, तो इसकी वजह से कौन सा रोग आपको होता है, स्कर्वी देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है ये आपका जब आपको चोट लग जाती है तो उस टाइम पे क्या करता है, ये आपका कोलाजन को सिंथेसिस करता है और आपके ये क्या करता है, वाउंड को हील करने में हेल्प करता है। यानी वाउंड हीलिंग कैपेसिटी जो होती है वो आपकी विटामिन सी की वजह से होती है। साथ ही साथ आप जो भी नॉन हीम आयरन खा रहे हैं, यानी हीमोग्लोबिन में जो आपका आयरन होता है उसको मतलब कि एब्जॉर्प्शन करवाता है डिफरेंट, अगर आप उसको प्लांट बेस्ड कहीं से आप ले रहे हैं, फूड के जरिए ले रहे हैं, तो आपका जो आयरन होता है, नॉन हीम आयरन जो होता है, उसको क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। कौन, विटामिन सी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इसके अलावा विटामिन डी की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये सनलाइट से मिलता है और सनलाइट से मिलता है। साथ ही साथ ये आपका कैल्शियम को स्टोर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है और इसकी वजह से ये किस में कैल्शियम को स्टोर करता है, ये आपको बोन को स्ट्रांग बनाता है कैल्शियम को स्टोर करके। तो यहाँ पे विटामिन डी का अगर वर्क देखा जाए तो ये इस चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन आपका विटामिन के कह रहा है। तो विटामिन के आपका क्या करता है, विटामिन के आपका कितनी जल्दी आपका ब्लड क्या हो रहा है, वो क्लॉट हो जा रहा है, इस चीज़ में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि आपका ये सारी कंडीशन को शो कर रहा है, हीलिंग में, एब्जॉर्प्शन में और प्लांट बेस्ड फूड के जरिए नॉन हीम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको भी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन ए विच इज़ द प्रिंसिपल हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन एडल्ट, यानी ह्यूमन में आपका कौन सा आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपका ह्यूमन में सबसे अच्छा हीमोग्लोबिन मतलब कि यही हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है। और इसके पास क्या क्या चीज़ होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो 2 बीटा चेन्स एंड 2 गामा चेन्स की बात कर रहा है। तो अगर आपकी बात करें 2 बीटा चेन और 2 गामा चेन, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए हीमोग्लोबिन एक
एक प्रोटीन होता है जिसमें कि आपके अमाइनो एसिड के कई सारे ग्रुप्स लगे होते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि अल्टरनेट मैनर में लगे होते हैं कि अल्फ़ा बीटा या फिर अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, इसके डिफरेंट नंबर होते हैं ग्रुप अमाइनो एसिड के। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 बीटा चेन्स और 2 गामा चेन्स अगर हम बात करते हैं तो 2 बीटा चेन और 2 गामा चेन्स आपकी किसमें होती है, ये आपके फीटल में पाए जाते हैं। यानी जब बेबी आपका क्या होता है, बेबी आपका जब मदर के फीटस में होता है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस तरीके का हीमोग्लोबिन। उसके अलावा 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 गामा चेन्स की बात करें तो 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 गामा चेन्स, यानी 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा चेन्स की बात करें तो ये आपका बेबी में, यानी जब आपका स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्मॉल बेबी होता है उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे हमें हीमोग्लोबिन में ये कंडीशन देखने को मिलती है, हीमोग्लोबिन चेन्स की 2 अल्फ़ा चेन्स पाई जाती हैं और 2 गामा चेन्स पाई जाती हैं। लेकिन अगर अडल्ट ह्यूमन में बात करें तो 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन, 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन हमें देखने को मिलती हैं किसमें, ह्यूमन में। और ह्यूमन में भी किसमें आपको देखने को मिलती हैं, अडल्ट्स में देखने को मिलती हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है थर्ड नंबर एकदम सही हो जाएगा। और 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 डेल्टा चेन की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई मैनर देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा सबसे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 1 गलत है, 2 गलत है, 4 गलत है एंड 3 वाला सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यानी जब आप अपने सांस को जो ले रहे हैं उसे छोड़ते हैं, विच मसल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ पैसिव प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। पैसिव प्रोसेस कह रहा है, यानी पैसिव प्रोसेस में क्या होता है कि आपका एटीपी क्या होती है, यूज़ नहीं होती है। तो एटीपी आपकी जब यूज़ नहीं होती है तो उसे पैसिव प्रोसेस कर रहे हैं। और पैसिव प्रोसेस कब होती है, जब एक्सेल आप करते हैं, यानी सांस को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, यानी आप क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं। तो इस कंडीशन में पूछ रहा है कि कौन सी मसल्स आपकी जो होती हैं यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पहला बोल रहा है डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ऑप्शन नंबर ए में जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं कि ये आपके पसलियों के बाहर साइड की मसल्स होती हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम को ये खींचती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो लंग होता है वो लंग क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। और वो जब सिकुड़ जाता है तो उस वजह से क्या होता है कि आप अपनी CO2 को क्या करते हैं, बाहर एक्सेल कर पाते हैं। दूसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये क्या होती हैं, ये आपके पसलियों के अंदर साइड की मसल्स होती हैं, ये इनर साइड की मसल्स होती हैं। और ये क्या कब यूज़ होती हैं, ये आप जब दौड़ने की रनिंग कर रहे होते हैं, रनिंग के टाइम पे, या फिर आप जब बैलून को फुला रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ की जाती हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें, मतलब इनको हम एक्सेल करने में यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम मतलब एक्सेल करने में यूज़ करते हैं, बट क्या करते हैं कि रनिंग के टाइम पे और बैलून के टाइम पे, सामान्य जनरल तौर पे इनका यूज़ नहीं होता है। एब्डोमिनल मसल्स की बात करें तो इनको हम एक्सेल करने में इनका भी यूज़ होता है, बट क्या होता है कि इनको हम यूज़ तब करते हैं जब बहुत देर तक, मतलब कि लॉन्ग टाइम, जब हमें लॉन्ग टाइम एक्सेल करना पड़ता है। जैसे कि आप जब बैलून को फुलाते हैं, या फिर कभी कभी आप जब बहुत देर तक सांस को छोड़ते हैं बाहर साइड में, या फिर रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे आपके एब्डोमिनल मसल्स क्या होती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं, तब हेल्प करती हैं। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स की बात करें, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स की बात करें तो ये आपकी क्या होती हैं, ये आपके नेक के पास की मसल्स होती हैं, यानी गर्दन के पास की मसल्स होती हैं। और जब अस्थमा जैसी कंडीशन आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप अपना मुँह से सांस लेने लगते हैं, और क्या होता है कि उस टाइम क्या होती है, ये जो ये मसल्स होती है स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जो होती हैं, ये आपकी क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, और उससे क्या होता है कि आप बहुत तेज़ सांस लेने लगते हैं, जिससे कि प्रॉपर आपको हेल्प मिलती है ऑक्सीजन को लेने में। इसका एक्सेलेशन में यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि कह रहा है डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो क्या होती हैं, सांस को छोड़ते समय पर डायाफ्राम को सिकोड़ लेती हैं या फिर खींच लेती हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो लंग होता है वो सिकुड़ जाता है और CO2 बाहर तेज से निकलती है। एक्सेलेशन की प्रॉपर प्रोसेस होती है बिना ATP का यूज़ किए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी साइंटिफिक और ये आपका थोड़ा थ्योरिकल है, लेकिन इसको भी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ बोला एल्डोस्टेरोन आपके किडनी से सिक्रीट होता है। पहले आपको बता दें ये एक हार्मोन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करता है, यानी एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड इन द डिस्टल ट्यूब। दिस इफेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोपोज्ड स्टेटमेंट। यानी एल्डोस्टेरोन क्या होता है कि आपके जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम जो होता है, यानी बेसिक तौर पे बात करें तो नमक जो होता है उसको बाहर जाने में से शरीर में
शरीर से बाहर जाने से बचाने का काम करता है, यानी सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ किडनी से, जैसे कि लूप ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डिस्टल टिब्यूल के माध्यम से। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दी, कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, उनके हिसाब से हमको क्या बताना पड़ेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है उसके बारे में हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ कह रहा है एल्डोस्टेरोन इंक्रीज द नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टेड, मतलब ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर क्या करते हैं, सोडियम को अंदर और क्लोराइड को बाहर करने का काम करते हैं, मतलब सिम्पोर्टर का काम करते हैं, एक साथ आ सकते हैं एक साथ जा सकते हैं। इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ प्रिंसिपल सेल्स, ये प्रेजेंट होते हैं आपके किडनी में। अर्ली पोर्शन ऑफ डिस्टल टिब्यूल, अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे अर्ली पोर्शन प्रेजेंट होता है डिस्टल टिब्यूल का लास्ट साइड में। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर की नंबर्स को इंक्रीज करने का काम करता है कौन, एल्डोस्टेरोन। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इसका मैंने आपको जब ऐसे काम बताया कि सोडियम को ये बहुत ज़्यादा नमक को अपने अंदर लाना, बॉडी के अंदर रखना चाहता है। तो उस वजह से जब ये जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर है ये सोडियम को खींचने का काम करते हैं। तो जब ये खींचेंगे तभी तो इनके नंबर ज़्यादा होंगे, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को खींच पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका क्या होता है, तभी आपका यूरिन में से सोडियम बहुत ज़्यादा खींच लिया जाता है और बॉडी में ही रहता है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी नंबर की बात करें तो द नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स इज इंक्रीजेज, सोडियम चैनल इंक्रीज हो रहा है। तो ये पहले ऑप्शन यहाँ तक तो अभी तक सही कह रहा है। इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ प्रिंसिपल सेल इन द लेट पोर्शन ऑफ डिस्टल टिब्यूल बाय एल्डोस्टेरोन। लेट पोस्टर अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो लास्ट साइड का अगर आप देखेंगे तो इस तरह डिस्टल टिब्यूल होता है, और जहाँ पे आपका क्या होता है, इस जगह पे ये अर्ली पोर्शन हो जाता है, ये आपका लेट पोर्शन हो जाता है, और यहाँ पे आपका यहाँ से यूरिन वापस जाता है, निकलता है यूरेथ्रा में जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि लेट में आपका क्या हो रहा है, सोडियम चैनल्स को बढ़ा दे रहा है। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि यूरिन से ही तो हमें सबसे ज़्यादा सोडियम को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि सोडियम को हमें बाहर जाने से बॉडी से रोकना है। तो हमें लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में ये सोडियम चैनल्स का नंबर अगर बढ़ा दे रहा है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सोडियम क्या हो जाएगा, वापस ब्लड में ले लिया जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन भी सही हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है सोडियम चैनल का नंबर एल्डोस्टेरोन, तो सही कर रहा है। सी ऑप्शन की बात करें, द सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इन बेसोलैटरल पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल सेल डिस्टल टिब्यूल डिक्रीज्ड बाय एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो पहली बात तो एल्डोस्टेरोन किसी तरीके से भी डिक्रीज नहीं करता है सोडियम और पोटेशियम एटीपीएज को, यानी इनके चैनल्स को ये डिक्रीज करने का काम नहीं करता, इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ डिक्रीज बोल दिया, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी कह रहा है एल्डोस्टेरोन इंक्रीज, ठीक है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज कर रहा है द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम अक्रॉस द एपिकल सेल मेम्ब्रेन इन द थिक असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले बाय डिक्रीजिंग सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इन इट। तो यहाँ तक तो सही बोला कि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, सही कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है कि क्यों, कैसे ये इंक्रीज कर रहा है सोडियम का एब्जॉर्प्शन, सोडियम पोटेशियम चैनल को डिक्रीज करके। तो पहली बात तो सोडियम पोटेशियम चैनल को जब डिक्रीज कर देगा तो सोडियम का तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सोडियम पोटेशियम चैनल होंगे उतने ज़्यादा सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जब डिक्रीज हो जा रहा है नंबर तो सोडियम तो अंदर आ ही नहीं पाएगा ब्लड में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा। अगर यहाँ बोलता है इंक्रीजिंग सोडियम पोटेशियम चैनल बाय द इंक्रीजिंग तो सही होता, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग बोल दिया तो गलत हो जाएगा। तो ए और बी वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A1 में कह रहा है ए एंड बी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी सी गलत है, सी डी गलत है, ए एंड डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे मैं एक नया कॉन्सेप्ट लाने के लिए सोच रहा हूँ आपके वीडियो में, तो इसी के लिए जरिए मुझे एक आपकी सजेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा जरूर से। मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन को मतलब कि क्वेश्चन लाया जाए, उनके ऑप्शन लाया जाए, उनको करेक्ट आंसर के साथ एक्सप्लेन किया जाए, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाया जाए, और उनके जो बाकी ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड भी नोट्स लाई जाए। जैसे कि 2 मिनट कॉन्सेप्ट का एक तरीका लाया जाए, जिनसे कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर का आंसर तो पता चले, साथ ही साथ उसका पूरा प्रॉपर हर एक ऑप्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता चले, तो वो कैसा रहेगा। तो इस वजह से मैंने ये कोई क्वेश्चन लाया, इसका एक और लॉन्ग फॉर्मेट हो सकता है। तो आप बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि कैसा रहेगा कि अगर मैं क्वेश्चन को भी लाऊं, उनसे रिलेटेड उनके नोट्स को भी लाऊं और एक्सप्लेन करूं तो कैसा रहेगा। तो जरूर से उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेम द हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो थायराइड से होता है सीक्रेट। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी नहीं होगा। प्रोलैक्टिन, ये भी नहीं होगा। प्रोलैक्टिन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन है, तो ऑक्सीटोसिन सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे कहते हैं, डज नॉट सिंथेसिस हार्मोन्स, ये कभी भी हार्मोन सिंथेसिस नहीं करती। ये इसको हार्मोन कहाँ से मिलता है, ये हाइपोथैलेमस इसको भेजता है हार्मोन। इट स्टोर एंड रिलीज
टू हार्मोन्स मेड इन द हाइपोथैलेमस। इसका जो हार्मोन्स होता है वो आपका हाइपोथैलेमस में मेड किया जाता है, बनाया जाता है, और इसको केवल ला के कैरियर की तरह दे दिया जाता है। उसके बाद ये हार्मोन को रिलीज करता है कौन? न्यूरो हाइपोफिसिस यानी आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये आपका एक आंसर और उसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या फिर आई थिंक इतना ही था आज के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है, आप इसको पढ़ के ही समझ जाएंगे। यदि तुम पढ़ लिख कर सफल नहीं हुए तो याद रखना अनपढ़ लोग तुमको ज़िंदगी भर पढ़ाएंगे। तो ये आप इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को, और मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि आपको मॉर्निंग में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे कि मॉर्निंग में आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी मैंने सजेशन मांगा, या फिर जो भी आपको डाउट हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपको लिंक इस पूरे PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे मैं जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा देता हूँ, और आप वहाँ से ले सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। नया टॉपिक नहीं, मीन्स इसी का पार्ट नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें कि हम दूसरे PY को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर आपको।